अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके अलावा हम लोगों ने न्यूरोग्लिया सेल्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। याद रखिएगा, जो मैच्योर न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते। जब एक बार न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपने डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं। यही वजह होती है कि जब भी हम लोग कैंसर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा, कैंसर कभी भी न्यूरॉन्स सेल्स के अंदर नहीं होता। कैंसर कभी भी न्यूरॉन सेल्स के अंदर नहीं होगा, ना ही ट्यूमर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं, और वो हमेशा परमानेंटली वो क्या होते हैं, जी नोट फेज़ के अंदर चले जाते हैं। सेल डिवीजन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हम लोग फेज़ पढ़ते हैं, जी नोट फेज़, या जिसे जी ज़ीरो फेज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो परमानेंटली जो सेल साइकिल को लीव कर देते हैं और वो एंटर हो जाते हैं जी ज़ीरो या जी नोट फेज़ के अंदर। उनका ये मतलब होता है, उनका ये पर्पज़ होता है कि उसके अंदर एंटर होने के लिए, ताकि वो कभी भी डिवाइड ना कर सके। तो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो परमानेंटली क्या होते हैं, जी ज़ीरो फेज़ के अंदर चले जाते हैं। ये हमेशा ज़्यादातर वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके अलावा एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि क्या न्यूरॉन सेल्स के अंदर कैंसर और ट्यूमर के चांसेस होते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन सेल्स के अंदर ट्यूमर और कैंसर के चांसेस नहीं होते। जबकि न्यूरोग्लिया सेल्स के अंदर जब भी कैंसर की बात होगी तो वो हमेशा किसके लिए, किसके ज़रिए होगी, किसकी बात हो रही होगी, वो न्यूरोग्लिया सेल्स की होगी। क्योंकि न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो उन्हें पता नहीं चल रहा होता, वो कंट्रोल खो देते हैं डिवीजन को, बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं। तो न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं वो नॉर्मली माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जब कभी उनके अंदर कोई चेंज आ जाता है, किसी भी टाइप की म्यूटेशन आ जाती है या कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, तो वही क्या होता है, वो रीज़न होता है कैंसर का। तो याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, न्यूरोग्लिया सेल्स में कैंसर होता है, न्यूरॉन सेल्स के अंदर कभी भी कैंसर नहीं होता। न्यूरॉन्स के बारे में आपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और वो ये है कि न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। और हमें ये कैसे पता चलता है कि न्यूरॉन्स लेंथ वाइज बॉडी के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स है? देखिए, इनको हम लोग एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है टिकलिंग ऑफ द टॉयज़। जब भी आपके फुट पर, टॉयज़ पर कोई भी इस तरह से टिकल करता है तो क्या होता है, उसकी सेंसेशन फ़ौरन से आपके सेंटर नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है। किस तरह से आपको ये सेंसेशन फील हो रही है, किसी ने आपके टॉय के ऊपर टिकल किया है। तो देखिए, इस टिकलिंग को यहाँ पर आपके टॉयज़ के अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस ये जो स्टिमुलस होता है, जब कोई टिकल करता है आपके टॉय के ऊपर, उस स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद फ़ौरन से उसका जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पर लेकर जाते हैं, ब्रेन तक, या ऐसे कहने कि सेंटर नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। तो अब वो न्यूरॉन जो आपकी इस सेंसेशन को आपके सेंटर नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाता है, वो जो न्यूरॉन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होता है आपकी बॉडी का। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो एक्सटेंड कहाँ से कर रही होती है, दिस न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द फुट। ये यहाँ पर ये टॉय है, ठीक है, यहाँ से सेंसेशन फील हुई, सिग्नल रिसीव हुआ, वो सिग्नल जो है वो यहाँ से लेकर कहाँ पर गया, वो यहाँ से लेकर ये दिस इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इतनी लंबी लेंथ का एक ही न्यूरॉन है, ये मल्टीपल न्यूरॉन नहीं, और इनकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर तक होती है। इसीलिए कहा जाता है ये चीज़ जो सबसे पहले है टिकल ऑफ द टॉयज़ के लिए, जो इस सेंसेशन को फील करने वाला जो न्यूरॉन होता है, आर द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी, जो कि लोअर ब्रेन से स्टार्ट होके, ब्रेन के लोअर पार्ट से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, आपके टॉय तक जा रहा है। दूसरी एग्जांपल जो है वो है हमारे पास विगलिंग ऑफ द टॉयज़। विगलिंग ऑफ द टॉयज़ का मतलब ये होता है कि ये जिस तरह से ये पाँव की उंगलियां हिल रही हैं, इस तरह से जब पाँव की उंगलियां
हिलाई जाती हैं तो इस सेंसेशन को भी जो फील करने वाला न्यूरॉन होता है वो सेकंड लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होता है बॉडी का। और अगर इसकी लेंथ की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा होता है, तो इसकी लेंथ जो होती है वो दिस न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम द लंबार रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द फुट। ये यहाँ से पाँव से शुरू होकर ये स्पाइनल कॉर्ड का लंबार रीजन होता है, यहाँ तक जा रही होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पढ़ा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड को कुछ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दिस आर द लंबार रीजन। अब ये जो लंबार रीजन है यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, फुट तक जा रहा है, तो दिस आर द सेकेंड लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसका जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे बॉडी के सेल के स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो या तो ओवल शेप के होंगे, क्यूबॉइडल होंगे, या फिर कॉलमनर शेप के होंगे, और इस तरह से अजीब से नहीं होते। लेकिन इन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है। न्यूरॉन्स सेल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है सेल बॉडी, जिसे सेल बॉडी भी कहा जाता है, सोमा भी कहा जाता है, साइटोन और पेरिकैरियोन, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के डिफरेंट नाम है। अब ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब की सब ऑर्गेनेलीज यहीं पर प्रेजेंट होगी। याद रखिएगा न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, मैच्योर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं। और सेंट्रियोल्स का मेन काम ही ये होता है, वो डिवीजन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन जब सेल ने डिवाइड ही नहीं करना तो इसलिए वो भी प्रेजेंट नहीं होते, सेंट्रियोल न्यूरॉन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब यहीं पर मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस भी यहीं पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। अब ये जो सेल बॉडी है इसे पेरिकैरियोन भी कहा जाता है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, पेरी का मतलब होता है सराउंड में, यानी कि इर्द गिर्द। तो वो ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है उसे पेरिकैरियोन या फिर सेल बॉडी कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सेल प्रोसेसिंग, या जिन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है। अब ये जो सेल बॉडी होती है इससे 2 तरह की एक्सटेंशन निकल रही होती है। एक होती है शॉर्ट और ब्रांच्ड। ये देखें, ये सेल बॉडी यहाँ से छोटी छोटी सी ब्रांचें निकल रही हैं, शाखें निकल रही हैं। जो छोटी छोटी सी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो दूसरा होता है वो सेल बॉडी से एक लंबा सा रॉड सा निकल रहा होता है, ये लॉन्ग होता है लेकिन अनब्रांच्ड होता है। यहाँ पर ये सिर्फ सीधा ही जा रहा है, इससे कोई भी इर्द गिर्द ब्रांचेस नहीं निकली, यानी कि शाखें नहीं निकल रही। ये लॉन्ग अनब्रांच्ड जो सेगमेंट होता है उसको एक्सॉन कहते हैं, जो शॉर्ट ब्रांच होता है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, अब ये जो ये वाला एरिया है इसको मैं आपको इनलार्ज करके दिखाती हूँ। देखिए ये या एक्सॉन है, ये वाला पार्ट एक्सॉन है। मैंने ऊपर डेंड्राइट तो सेल बॉडी नहीं बनाई, सिर्फ एक्सॉन बनाया और यहाँ से आगे ये वाला स्ट्रक्चर बना दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब ये वाला जो रीजन है जहाँ पर ये एरो है, इसको जहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक्सॉन का एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सॉन का एंड हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ से एंड पर एक्सॉन टर्मिनल से क्या हो रहा है, फिर से ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि फिर से शाखें निकली हैं। लेकिन याद रखिए कि ये जो ब्रांच होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये डेंड्राइट जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, एक तो इनकी ब्रांचेस कम होती है, दूसरा ये एंड पर जाके स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। और इस स्वेल पार्ट को कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, या फिर इन्हें टर्मिनल नॉब भी कहा जाता है। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब या टर्मिनल नॉब होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेजिकल्स, जिन्हें कहा जाता है साइनेप्टिक वेजिकल्स। ऐसे समझ लें, ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं ये क्या हैं, थैले हैं। ठीक है, अब घरों में थैले यूज़ होते हैं तो उनका क्या पर्पज़ होता है, उनका पर्पज़ ये होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ भरी हुई होती है। तो ये जो साइनेप्टिक वेजिकल, अगर हम लोग इनके लिए थैलों का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक ख़ास किस्म का केमिकल। ये जो केमिकल होता है इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसको आगे हम लोग हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं। यही जो मैसेज होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और एक न्यूरॉन से टारगेट सेल्स या मसल्स तक
इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को लेकर जाते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट से जो मैसेज आता है वो सबसे पहले कहाँ पर एंटर होता है, वो डेंड्राइट्स में एंटर होता है। डेंड्राइट के बाद वो कहाँ पर जाएगा, सेल बॉडी की तरफ आ जाएगा, और फिर सेल बॉडी से जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से उस सिग्नल को दूर लेकर जाएंगे, और फिर वो ट्रांसफ़र होते होते कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे साइनेप्टिक नॉब के अंदर। वो साइनेप्टिक नॉब के अंदर जैसे ही वो सिग्नल आता है तो उसके सिग्नल आने से क्या होता है, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये फटते हैं, और इनके अंदर से जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो आगे वाला न्यूरॉन या सेल होता है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ जाकर बाइंड करते हैं। इस तरह से इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल या एक न्यूरॉन सेल से टारगेट सेल्स तक इन्फॉर्मेशन जाती है। तो अब आपने याद रखना है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि सेल बॉडी की तरफ सिग्नल कौन लेकर आता है, तो याद रखिएगा सेल बॉडी की तरफ जो सिग्नल लाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो सेल बॉडी से दूर यानी कि अवे, दूर सिग्नल को लेकर जा रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे होते हैं, वो होते हैं एक्सॉन। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम है न्यूरॉन सेल्स की। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कौन कौन सी रह गई हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सेल बॉडी, साइटोन और कैरियन को डिस्कस कर लिया। उसके अलावा डेंड्राइट्स को सेल कर लिया, डेंड्राइट ब्रांचेस को कर लिया। अब ये जो सेल बॉडी होती है इसी के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। उसके अलावा सेल बॉडी के अंदर न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना। याद रखिएगा, न्यूरोफिलामेंट्स का काम होता है न्यूरॉन को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके अलावा गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स का वही फंक्शन होता है जो कि नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है। ये किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स का यही काम होता है कि जो प्रोटीन बनी होती है उसको पैक करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको फिर उसके टारगेट सेल तक पहुंचाना, यानी कि जिस सेल में उस प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर भी गोल्जी ऑपरेटर्स का वही काम होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम यही होता है, ये क्या करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी एटीपी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर देखें एक वर्ड है, ये है नेज़ल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नेज़ल बॉडी। एक मिनट, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नेज़ल बॉडीज़ क्या होती है। याद रखिएगा, नेज़ल बॉडी जो होती हैं वो कुछ भी नहीं होती। नेज़ल बॉडी एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। नॉर्मल सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ़ और एक होता है स्मूथ। रफ़ को रफ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी सरफेस रफ़ होती है। किस वजह से उसकी रफ़ सरफेस होती है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो उनकी सरफेस जो होती है वो खुरदरी खुरदरी से यानी कि रफ़ रफ़ सी हो जाती है। तो इस वजह से कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअल में इसे नेज़ल बॉडीज़ क्यों कहते हैं, नेज़ल बॉडी इन्हें इस वजह से कहते हैं कि नेज़ल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को देखा था कि ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने दाने से प्रेजेंट है, लेकिन उन्हें उस वक्त पता नहीं चला था कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या कह दिया था, इसे नाम दे दिया था नेज़ल बॉडीज़ या फिर नेज़ल ग्रेन्यूल्स दे दिया था। बाद में पता चला था कि जो नेज़ल बॉडी या नेज़ल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये कुछ भी नहीं होते, ये एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब राइबोसोम्स का क्या काम होता है, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री होती है। राइबोसोम्स ने काम ही ये करना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। जो नेज़ल बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। और याद रखिएगा, ये जो नेज़ल बॉडीज़ होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ साइटोन यानी कि सेल बॉडी में और उसके साथ साथ डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये जो नेज़ल बॉडीज़ होती हैं ये एक्सॉन के अंदर एब्सेंट होती हैं, ये एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे, नेज़ल बॉडी डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक्सॉन में एब्सेंट होंगे। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जिससे कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक।
अब ये एक्सॉन हिलॉक क्या होता है? एक्चुअल में एक्सॉन हिलॉक सबसे पहले हिलॉक का वर्ड समझते हैं। हिलॉक का मतलब होता है एक ऐसे एरिया को हिलॉक कहा जाता है जहाँ से पहाड़ शुरू हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक्सॉन हिलॉक ये क्या है? ये सेल बॉडी और एक्सॉन का जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, जहाँ से एक्सॉन बॉडी जो है वो ख़त्म हो रही होती है। यहाँ पर ये वाला एरिया देखें, ये जहाँ पर सेल बॉडी का एंड हो रहा है, लेकिन वहाँ से एक्सॉन का एक लंबा पहाड़ जो है वो शुरू हो रहा होता है, इसलिए इस रीजन को कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है। यहीं पर एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो यहीं पर इसी एरिया में एक्सॉन हिलॉक पर जनरेट हो रहा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल को, तो वो यहीं पर हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है? एक्सोलेमा का एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा कहा जाता है। इसी तरह एक वर्ड होता है न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा का क्या मतलब होता है? न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह बाकी सेल में सेल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूरोलीमा का वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन, और एक्सोलीमा का मतलब होता है एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा हम लोग टेलोडेंड्राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। टेलोडेंड्राइट, साइनेप्टिक नोब, टर्मिनल लोब, ये सारी के सारी एक ही का मतलब होता है टेलोडेंड्राइट, यानी कि डेंड्राइट की तरह टेलो एंड पर जो डेंड्राइट्स की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें टेलोडेंड्राइट कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो ये टर्मिनल नोब या फिर टेलोडेंड्राइट होते हैं ये डेंड्राइट्स की तरह नहीं होते। यहाँ पर आप डेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये डेंड्राइट का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल क्या है, ये पॉइंटेड है। इनका जो एंड होता है ये पॉइंटेड होता है, यानी कि नोक नोक वाला होता है। लेकिन ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इस तरह से नहीं होते, ये स्वेल होते हैं। ये इस तरह से जाके आगे इस तरह से स्वेल हुए होते हैं, और ये जो स्वेल पार्ट होता है इसी के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री साइनेप्टिक सेल। प्री साइनेप्टिक सेल का मतलब ये होता है, प्री मीन पहले। देखें आप जैसे प्री मेडिकल होता है, एफएससी को कहा जाता है प्री मेडिकल। प्री मेडिकल का प्री का मतलब होता है पहले, मेडिकल से पहले वाली क्लास, तो इसीलिए ये है प्री साइनेप्टिक सेल। ये वो सेल्स होते हैं जो पहले होते हैं, यानी कि प्री साइनेप्टिक सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जहाँ से न्यूरॉन की तरफ सिग्नल आ रहा होता है, और पोस्ट साइनेप्टिक सेल वो होते हैं जहाँ से न्यूरॉन से सिग्नल जा रहा होता है। और मैंने आपको यही पीछे बात बताई थी कि सिग्नल कहाँ से ट्रांसफ़र होगा। सिग्नल की जो डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा, सिग्नल की जो डायरेक्शन होती है वो यूनी डायरेक्शन होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। यहाँ से सिग्नल आएगा इस तरह से, यहाँ से सिग्नल इस तरह से आएगा, पहले सेल बॉडी के अंदर एंटर होगा, फिर एक्सॉन से मूव करते करते वो कहाँ जाएगा, साइनेप्टिक नोब के अंदर जाएगा। साइनेप्टिक नोब के अंदर जो वेसिकल्स होंगे वो फटेंगे, वो ब्रस्ट होंगे, उनसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, और वो क्या करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक यानी कि अगले सेल की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा। अब एक्सॉन वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम लोगों ने पीछे डिस्कस नहीं किया, उन्हें यहाँ पर करते हैं। देखिए ये एक्सॉन है, ये जो आपको पूरा लंबा सा रॉड नज़र आ रहा है ये है एक्सॉन, और उस वो जगह जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। अब ये जो एक्सॉन है इसकी एक अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं एक्सोलीमा, और जो एक्सॉन होता है इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। अब ये जो एक्सॉन होता है इस एक्सॉन को एक ख़ास तरह के लिपिड के लेयर ने कवर किया होता है, उसको बोलते हैं, ये इस तरह से एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक लिपिड की लेयर ने इसको कवर किया होता है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन शीथ होती है वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है, यानी कि हर जगह प्रेजेंट नहीं होती है, डिसकॉन्टीन्यूस तरह से प्रेजेंट होती है, यानी कि किसी हिस्से में प्रेजेंट होगी, फिर कुछ हिस्सा जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर एब्सेंट होगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर एब्सेंट होगा। ये माइलिन शीथ जो होती है वो कॉन्टीन्यू नहीं होती, वो ये डिसकॉन्टीन्यूस मैनर्स में प्रेजेंट होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है, देखिए ये जो नीचे वाली डायग्राम है यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की
वायर नज़र आ रही हैं। अब ये जो वायर हैं, इन वायर को एक ख़ास तरह की केबल के साथ इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, यानी कि इन्हें इंसुलेट किया गया है। अब ये जो मोटी तह लगाई होती है जिसे केबल बोलते हैं, ये इस केबल का पर्पस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो अंदर वाली कॉपर वायर है या दूसरी जो भी वायर्स है उन्हें इंसुलेट करना। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं वो इसमें से पास नहीं हो पाते। इनका काम क्या होता है, ये जो अंदर वाली वायर्स हैं उन्हें इंसुलेट करना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो माइलिन शीट होती है इनका पर्पस क्या होता है, ये एक्सॉन की जो सरफेस होती है, जो एक्सॉन होता है उसको इंसुलेट कर लेते हैं ताकि इनमें से जो सिग्नल है वो पास ना हो सके। अब ये जो दो माइलिन शीट होती है इनके दरमियान का ये जो खाली गैप होता है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इसको बोलते हैं, ये वर्ड रैनवियर है, इसको रणवीर नहीं बोलना। अक्सर लोग जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको रणवीर बोल रहे होते हैं, लेकिन ये वर्ड है नोड ऑफ रैनवियर। अब ये जो नोड ऑफ रैनवियर होते हैं यहाँ पर आयन एक्सचेंज होते हैं और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो रीजनरेट होता है। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ रीजनरेट, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल रीजनरेट होता है। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो जनरेट GENERAT जनरेट जो होता है वो होता है एक्सॉन हिलॉक पर। लेकिन जो रीजनरेट होता है दोबारा से, जो रीजनरेट होता है, रीजनरेट का मतलब ये होता है ना दोबारा बनना शुरू होना, तो वो नोड ऑफ रैनवियर पर होता है और यहीं पर इसी जगह पर आयन एक्सचेंज हो रहा होता है। जब आगे हम लोग नर्व इम्पल्सेस को डिस्कस करेंगे तो तब वहाँ पर आपको एक्सॉन हिलॉक और नोड ऑफ रैनवियर की इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये आपने याद रखना है। दो माइलिन शीट के दरमियान का जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। अब ये जो माइलिन शीट होती है ये सिंथेसाइज कौन करते हैं, हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में जहाँ पर निरोग्लिया सेल्स को डिस्कस किया था वहाँ पर दो सेल्स को डिस्कस किया था और वो दो सेल्स कौन से थे, वो एक थे श्वान सेल, दूसरे थे ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर तो ये जो एक्सॉन है न्यूरॉन का ही एक स्ट्रक्चर होता है ना एक्सॉन, अगर तो उसके ऊपर जो माइलिन शीट की फॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो रही है तो वहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट करेंगे। और अगर ये न्यूरॉन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर माइलिन शीट की जो फॉर्मेशन है वो कौन करेंगे, वो श्वान सेल्स करेंगे। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि इसको एक्सॉन की जो लेयर है, एक्सॉन की जो सरफेस है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना। और दो माइलिन शीट के दरमियान में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। बहुत सारी बुक्स हैं उसके अंदर ये लिखा होता है कि द स्पेस बिटवीन टू श्वान सेल्स इज़ नाउन एज नोड ऑफ रैनवियर। ऐसा नहीं होता है कि दो श्वान सेल्स के दरमियान का जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है, बल्कि दो माइलिन शीट के दरमियान में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। जबकि जो और श्वान सेल्स हैं वो तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वो तो सेल है ना, वो स्पोर्टिंग सेल है, उन्होंने क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। वो तो पूरे के पूरे जो एक्सॉन है उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, किसी किसी हिस्से में माइलिन शीट की फॉर्मेशन कर देंगे और किसी किसी हिस्से में माइलिन शीट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बट कंफ्यूज करने वाली टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जैसे गैंग्लियन, न्यूक्लियाई, नर्व और ट्रैक। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि क्या होता है, मल्टीपल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। और ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है ये भी बहुत ज़्यादा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक एक्सॉन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। अब गैंग्लियन क्या होता है, याद रखिएगा, जहाँ पर भी नर्व्स न्यूरॉन सेल्स की सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिन्हें साइटोन भी कहा जाता है, वो एरिया, वो रीजन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़ हमें देखने को मिलती हैं उस रीजन को कहा जाता है गैंग्लियन या फिर न्यूक्लियाई। गैंग्लियन का वर्ड कब यूज़ होगा, जब ग्रुप ऑफ साइटोन हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ साइटोन बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ साइटोन बोल रहे हैं या फिर क्लस्टर ऑफ साइटोन बोल रहे हैं, यानी कि जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइटोन का हमें एक गुच्छा सा ग्रुप सा नज़र आएगा, अगर तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिले तब टर्म यूज़ होगी गैंग्लियन की। और अगर इसी तरह ग्रुप ऑफ साइटोन जो है वो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिले तो तब टर्म यूज़ होगा न्यूक्लियाई। जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को तब वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हो रहा होता है न्यूक्लियाई।
और वहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, समझ नहीं आ रही होती कि न्यूक्लियाई क्या होते हैं। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियाई जो है वो साइटोन के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो वाला न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वाला जो न्यूक्लियाई होता है ये क्लस्टर ऑफ साइटोन यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। जब एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है न्यूक्लियाई। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा जो सेल बॉडी है उनका हमें एक क्लस्टर सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है तो तब वर्ड यूज़ होता है गैंग्लियन। जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही होती है गैंग्लियन, स्पेशली डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया इन स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा टर्म सुनने को मिलती है। अब ये जो एक्सॉन होते हैं, इसी तरह जो एक्सॉन का ग्रुप होता है अगर वो हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिले तो तब टर्म यूज़ होगी नर्व फाइबर की। और इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिले तब वर्ड यूज़ होता है ट्रैक। जब ब्रेन को डिस्कस कर रहे होते हैं तब न्यूक्लियाई ट्रैक बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा होता है, ये बार बार वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो इन्हें याद रखिएगा।